आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर शुरू किए गए मध्य प्रदेश भाजपा के बूथ गौरव अभियान पर सियासी घमासान तेज हो गया है। भाजपा इसे राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र प्रथम की विचारधारा से जोड़ते हुए संगठनात्मक स्तर पर बड़ा वैचारिक अभियान बता रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे इतिहास की एक तरफा व्याख्या और राजनीतिक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करार दे रही है। भाजपा का कहना है कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के राष्ट्र निर्माण में योगदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी संस्मरण पखवाड़ा 23 जून से 6 जुलाई तक बीजेपी का प्रदेश व्यापी अभियान, बूथ स्तर पर गौरव दिवस का आयोजन, जिला और मंडल स्तर पर बौद्धिक सत्र, डॉक्टर मुखर्जी के नाम पर चौराहों, उद्यानों व मार्गों का नामकरण, राष्ट्र निर्माण और कश्मीर नीति पर फोकस, धारा 370 की समाप्ति के ऐतिहासिक सफर पर चर्चा, बीजेपी की नई पीढ़ी को जोड़ने की रणनीति। एक ऐसी हस्ती जिन्होंने धारा 370 के खिलाफ सत्याग्रह किया, उनकी विचारधारा और उनकी दृढ़ता के कारण ही आज कश्मीर भारत का अंग है। एक ऐसी महान हस्ती जिन्होंने इस देश के लिए अपने जीवन को कुर्बान किया। आज हम सब उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं और हम सब लोग उनके मार्ग पे चलने का प्रयास करेंगे। नई पीढ़ी उनके बलिदान को याद करे और इस देश की एकता अखंडता के लिए अपने जीवन को हर समय लगाने के लिए तत्पर रहे, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। उधर कांग्रेस इस अभियान पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के नेता थे। भाजपा से तो उनका कोई लेना देना ही नहीं था। उनका देश की आजादी में भी कोई योगदान नहीं रहा। वे बंगाल की मुस्लिम लीग की सरकार में मंत्री थे। इतिहास की ये चीजें भी सामने आनी चाहिए। भाजपा हमेशा ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करती रही है और ये पूरा अभियान भी एक राजनीतिक संदेश गढ़ने और स्वतंत्रता आंदोलन के व्यापक इतिहास को सीमित करने की कोशिश है। वो तो जो है जनसंघ के नेता थे, भाजपा से तो उनका कोई वास्ता कभी रहा नहीं। तो भाजपा अगर उन्हें मनाना चाहती है तो मनाए, लेकिन श्यामा प्रसाद जी का देश की आजादी में कोई योगदान नहीं है। वो तो आजादी के विरोधी थे और एक स्टेज पर उन्होंने जो है बंगाल के बंटवारे का समर्थन किया। तो ये जो है ये चीजें भी सामने आना चाहिए, लोगों को जानना चाहिए कि वो जो है मुस्लिम लीग की सरकार में मंत्री थे बंगाल की, और फजलुल हक की मंत्रिमंडल में वो मंत्रिमंडल के सदस्य थे। ये इतिहास भी लोगों को जानना चाहिए। बहरहाल इस अभियान पर सियासी तकरार तेज है। कांग्रेस इसे इतिहास की चयनित व्याख्या बता रही है, जबकि भाजपा इसे विचारधारा और संगठन को मजबूत करने की कवायद कह रही है। ऐसे में यह अभियान अब विचारधारा बनाम राजनीति के टकराव का नया मंच बनता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा मुखर्जी पर महाभारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। चर्चा को देंगे विस्तार, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं क्या हैं आज के एजेंडा पॉइंट्स। बीजेपी के बूथ गौरव अभियान के क्या है मायने? क्या यह अभियान नई पीढ़ी को इतिहास से जोड़ने की है कवायद? बीजेपी की वैचारिक पकड़ को कितना मजबूत करेगा यह अभियान? डॉक्टर मुखर्जी के योगदान पर कांग्रेस क्यों उठा रही है सवाल? तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर शुरू किए गए मध्य प्रदेश भाजपा के बूथ गौरव अभियान पर अब सियासी घमासान तेज हो गया है। भाजपा इसे राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र प्रथम की विचारधारा से जोड़ते हुए संगठनात्मक स्तर पर बड़ा वैचारिक अभियान बता रही है, तो वही कांग्रेस इसे इतिहास की एक तरफा व्याख्या और राजनीतिक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करार दे रही है। आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं, आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रही हैं मंजरी जैन जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की। मंजरी जी, स्वागत है आपका IND 24 में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं पवन पटेल साहब, सचिव हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND 24 में।
और हमारे साथ जुड़ रहे हैं संदीप पाठक जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्टूडियो हमारे साथ हैं। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ID24 में। शुरुआत में संदीप जी आपसे ही कर लेता हूं। संदीप जी, जिस तरीके से हमने ये देखा कि भाई डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लेकर के पहले भी राजनीति होती रही है और अभी कोई नई बात तो है नहीं है, लेकिन ये कहना कांग्रेस का कि भाई तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है और राजनीतिक फायदे के लिए एक तरीके से उनका इस्तेमाल हो रहा है, कैसे देखते हैं आप इसे, क्या कहेंगे? बिल्कुल, कांग्रेस के मुद्दे अपनी तरफ अपनी जगह सही हैं, क्योंकि विपक्ष में बैठी है, उसके मुद्दे उठाने के अपने पैमाने हैं, और जो सत्ताधारी पार्टी है उसके काम करने के तरीके अलग हैं। उसको उसके जो जिन्होंने नेतृत्व दिया है, जिन्होंने उसको गढ़ा है, उसको याद करना, उनका नैरेटिव सेट करना, उसके लिए उनके सम्मान में कोई पखवाड़ा चलाना, ये परंपरा अमूमन सभी राजनीतिक दलों में होती है। प्रकारांतर से कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन अगर आपने चूंकि कांग्रेस की बात कही है, तो कांग्रेस का उन जमीनी जो मुद्दे हैं वो उसको उठाने का काम है। तो उस तरीके से तो भाई राजनीति मतलब महाभारत छिड़ी हुई है इस बात को लेके कि आप एक समय में तो आप ये देखिए कि अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात करें तो मेरा ख्याल है 33 साल की उम्र में वो कुलपति बन गए थे। तो पढ़े लिखे विद्वान तो वो हैं, लेकिन बावजूद राजनीति के उसके पहले वो कांग्रेस की सरकार में भी रहे हैं। तो कहने का मतलब ये कि इसको किस तरीके से कौन ले रहा है और क्या प्रस्तुत कर रहा है, उस पर बात आती है। लेकिन अब और बाकी तो अंत में जो है समझना जनता को ही है, और दोनों अपनी अपनी बात रखते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और ये पखवाड़ा एक प्रक्रिया है जो रूटीन में अमूमन और लोगों की भी के नाम से भी हुआ है। ये जो भी इनके पूर्व में रहे हैं, मतलब संस्थापक सदस्यों में से उन लोगों को, जनसंघ की स्थापना के ये तो संस्थापक सदस्य हैं ही, और भारतीय जनता पार्टी तो 1980 में बनी है, लेकिन सब आए तो उसी से हैं कहीं ना कहीं से, मतलब जड़ें तो वहीं से आई हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लेके जनसंघ तक वही कंटिन्यू आज है, उसी हिसाब से मुझे लगता है ये बात। चलिए ठीक है। मंजरी जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी, मंजरी जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के संस्थापक थे, जैसा कि सर्वविदित है, सभी को मालूम है, और संदीप जी ने भी कहा, और बीजेपी की स्थापना बाद में हुई है। तो फिर एक सवाल यह भी उठता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी किस आधार पर उनको अपने वैचारिक प्रतीक के रूप में पेश करती है, यह भी एक सवाल उठता है, क्या कहेंगी मंजरी जी? देखिए, जनसंघ की जब स्थापना हुई तो उसके संस्थापक सदस्यों में से वो एक थे। दूसरी बात, जनसंघ की वैचारिक जो यात्रा रही उसी से भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ, तो इसलिए वो तो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। तीसरी बात, जो अभी इनके प्रवक्ता वरिष्ठ नेता भूपेंद्र गुप्ता जी जो कह रहे थे कि उन्होंने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था, तो जो दंश 1947 में आजादी के एक दिन पहले जो कांग्रेस ने दिया था इस देश के लिए, धर्म के आधार पर इसको विभक्त किया था, उसके जो छींटे थे वो जब जो बंगाल का विभाजन हो रहा था उस समय लाखों हिंदू पाकिस्तान चले जाते यदि वो बंगाल के विभाजन का समर्थन ना करते। उस आधार पर बंगाल के विभाजन का समर्थन किया गया। दूसरी बात, आज जिस धारा 370 की हम बात करते हैं और जिस पर कांग्रेस ये कहती थी कि धारा 370 कभी नहीं हट सकती, खून की नदियां बह जाएंगी, उस धारा 370 का सबसे पहले यदि किसी ने विरोध किया था तो वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, और उसके लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति तक दे दी। दूसरी बात, एक राष्ट्रवादी नेता थे। अब कांग्रेस का ज्ञान भी सिलेक्टिव है, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के भारतीय जनता पार्टी के अकेले नेता नहीं थे, वो एक राष्ट्रवादी नेता थे, इस देश के नेता थे, हमारे सबके प्रेरणा स्रोत हैं। आज देश के अंदर हम जिस राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर चल रहे हैं, हमारी पार्टी लेकर चल रही है, उनके बताए मार्ग पर चल रहे हैं। इसलिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है वो हमारे श्रद्धेय हैं, उनको हम मानते हैं, और उनके जो बताए मार्ग है उस पर हमारी जो सरकारें हैं वो काम कर रही हैं। ठीक ठीक ठीक। पवन जी, जैसा कि बीजेपी कह रही है कि भाई वो तो एक वैचारिक अभियान चला रहे हैं, तो इसे लेकर के इतनी आपत्ति क्यों है कांग्रेस को? पवन जी। नहीं, आपत्ति नहीं, हम कहते हैं इतिहास के किसी एक हिस्से को दिखा दो, किसी एक जो अपने काम का हो उसका बस निकालो। हम तो कहते हैं पूरी चीजें सामने आ जाए। पूरी दुनिया को पता है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी क्या कर रहे थे, पूरी दुनिया को पता है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मुस्लिम लीग के साथ समझौते वाली सरकार में उसमें हिस्सा थे, उनका उसमें भागीदारी थी, उसमें मंत्री थे। इन्होंने अंग्रेजों को क्विट इंडिया मूवमेंट को कमजोर करने के लिए अंग्रेजों को पत्र लिखा थी, तो पूरी दुनिया जानती है। भारतीय जनता पार्टी की हकीकत है कि भारतीय जनता पार्टी चाहे
जितने इनके कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं है। देश को आजादी में इनका रत्ती भर योगदान नहीं। अब ये अलग बात है कि मंजरी जी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता हो, पूरा इतिहास बदलने में माहिर। इनको नामकरण कर, संस्कार का नामकरण बदलने में बड़ा है कि जो आजादी के नाम सब उनके नाम पे रख दो, अब पखवाड़ा चला दो। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की बुनियाद बेस था वो पूरी दुनिया अच्छी तरह से जानती। किस तरह इन्होंने संविधान का विरोध किया, किस तरह इन्होंने तिरंगे का विरोध किया, किस तरह इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, किस तरह स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के खिलाफ गवाही दी। पूरी इतिहास है। अब इनका कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, देश को आजाद कराने में इनका रत्ती भर योगदान नहीं है। अब आज ये करें क्या? तो ये कहीं इधर का कहीं उधर का कुछ ना कुछ इस तरह के तथ्य सामने लाते रहते ताकि ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकता रहे। हम तो कहते हैं इतिहास की बात ही मत करो ना। अभी 2014 तो बहुत लंबा कार्यकाल हो गया भारतीय जनता पार्टी का। मध्य प्रदेश में तो उससे लंबा कार्यकाल हो गया। इनके अगर क्या लक्षण थे, क्या विचारधारा थी, पूरी दुनिया ने देखा है कि देश प्रेम वाली विचारधारा थी कि देश विरोध वाली विचारधारा है। आप शुरू से लेकर अभी तक बात कर लीजिए, मैं बात करने को तैयार हूं। देश विरोधी विचारधारा, विजय साहब बैठा हुआ है मंत्री, देख लीजिए, कोर्ट ने बोला इनको हटा दो, सेना का अपमान किया, बैठा हुआ है। विचारधारा की बात कर लीजिए कि इसी विचारधारा में जहां काम करते हैं। इनके कितने मंत्रियों ने सेना के खिलाफ बयान दिया, विचारधारा की बात करते हैं, देख लीजिए। पहले भी वही विचारधारा थी, तिरंगा का अपमान किया, पहले भी वही विचारधारा थी। जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ रही थी तब इन्होंने उसी विचारधारा के तहत उसका विरोध किया। पहले भी तिरंगे का अपमान किया, वही विचारधारा जैसा मंजरी जी ने बोला उसी को हम आत्मसात किए बैठे, आज भी वही कर रही है। पुलवामा देख लीजिए, पहलगाम देख लीजिए, कोई निष्कर्ष नहीं, कोई निर्णय नहीं। देश की आजादी के साथ खिलवाड़, लोगों की देश प्रेम की भावना के साथ खिलवाड़ करना है। हम कहते हैं एक एग्जाम्पल तो पेश करिए आप, एक उदाहरण तो पेश करिए आप। विजय साहब को इस्तीफा दिलवाइए, जगदीश देवड़ा जी को इस्तीफा दिलवाइए, लेकिन नहीं, चूंकि विचारधारा की बात है, अंग्रेजों वाली विचारधारा है, उसी विचारधारा के तहत चल रहे हैं। 52 साल तक इन्होंने अपने मुख्यालय में तिरंगा क्यों नहीं फहराया, बता दीजिए, कोई इसका जवाब नहीं भारतीय जनता पार्टी के पास। तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी को समझने की जरूरत है, और बहुत जल्दी मंजरी जी आ रहा हूँ आपके पास भी आ रहा हूँ। कि दुनिया समझ जाएगी पेपर लीक करने वाले, मंजरी जी, भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग विचारधारा की बात करते हैं। ठीक है पवन जी, आपने जैसे पुलवामा और पहलगाम का जिक्र किया, तो पुलवामा में जब हुआ था तो उसके बाद हमने देखा कि उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई, और पहलगाम में जो हुआ उसके बाद हमने ऑपरेशन सिंदूर भी देखा। तो ये कहना कि नहीं उसके बाद सरकार ने कुछ नहीं किया या हाथ पे हाथ धरे बैठी रही, तो ऐसा तो नहीं है। वो तो हमने देखा कि भाई सरकार ने रिटेलिएट तो किया ना कम से कम। देखिए दिव्यांशु जी, आप मीडिया में हैं, आपको जानकारी हमसे ज्यादा हुई होगी, बट ऑब्वियस है कि जो चीजें हमको ना दिख पा रही, हो सकता है आपको दिख गई। तो मुझे आप एक चीज बता दीजिए कि 350 किलो आरडीएक्स कहाँ से आया था, वो बता दीजिए। उन बैरियर्स में किसकी ड्यूटी लगी थी, कौन कौन से लोगों की ड्यूटी लगी थी, बता दीजिए। जैसा सतपाल जी ने बोला था कि जब हेलीकॉप्टर सेना को पहुंचाने के लिए मांगा गया था, हालांकि आज लीक रोकने के लिए, तो किसकी ड्यूटी लगी, हमें तो नहीं पता पड़ा, बता दीजिए। उस बोलेरो गाड़ी जो थी वो किसके नाम पर रजिस्टर्ड थी, ये सब चीजें, तथ्य तो बड़े बेसिक तथ्य हैं कि जो सबके सामने आने चाहिए। बता दीजिए कि हमको तो नहीं पता पड़ा। आप बता दीजिए, पहलगाम पुलवामा में भी यही हुआ था। जिस तरह सेना के अब लोग आए, किसकी ड्यूटी लगी थी, कैसे आके हमारे लोगों को छोड़ के चले गए भैया, किसने परमिशन दे दी, बता दीजिए। जबकि वहां पे ऑरेंज अलर्ट था, पहले किस तरह की संभावना थी, तो आप बता दीजिए, मुझे जानकारी नहीं, आप बता दीजिए तो मैं अगली बार से अपनी जानकारी करेक्ट करूंगा। आपको शर्म नहीं आई? ठीक है, ये देखिए साथ में बोलना है तो इनका एक फलसफा ये है कि जब आप बताइए, आप हमको चुप हो जाने दीजिए, फिर बताइए ताकि किसी को बड़ा। मंजरी जी उनकी बात पूरी हो गई, उसके बाद मैं आपको बोलने का मौका देता हूँ। जी अब बोलिए। बहुत लंबा हो गया। मैं ये कह रही हूँ, शुरू से समझ में आए, सुनने में आए। मुखर्जी वो राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने कहा था इस देश के अंदर 2 प्रधान 2 निशान, 2 प्रधान 2 निशान और 2 विधान नहीं चलेंगे। जी। तो आज की तारीख में हमने वो करके दिखाया है। आप तो वो लोग हैं जो सेना के शौर्य पर आपने सवाल उठाए, आपने सबूत मांगे सर्जिकल स्ट्राइक के, ऑपरेशन सिंदूर आपको फर्जी लगा, आपको तो हर चीज में राजनीति नजर आती है। और आप जो बात कर रहे थे राहुल गांधी जी के बारे में बात क्यों नहीं करते, जो विदेश की धरती से जाके भारत माता का शीश नीचे करते हैं, देश को कमजोर करने की बातें करके आते हैं, देश को शर्मसार करने की बातें करते हैं। तो मोदी जी करके आए विदेश में, मोदी जी करके आए उनकी चरण वंदना कम करिए। इतने राष्ट्रवादी है तो सबसे पहले गांधी परिवार की चरण चुंबक बंद कर दीजिए। वो सबसे ज्यादा राष्ट्र विरोधी बातें करते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। संविधान की किताब लेते हैं और संविधान के सबसे ज्यादा कोई बात करने का है नहीं, कुछ भी बोल रही है। यदि कोई है तो चलिए डिबेट को राहुल गांधी विषय पे वापस ले आते हैं। डराते राहुल गांधी।
जी, कांग्रेस डिबेट खत्म राहुल क्यों गांधी नहीं पर हुई? नहीं है, और डिबेट बड़ा श्यामा प्रसाद वही मुखर्जी तो पे है। डरते हैं राहुल गांधी से, जवाब नहीं दे पाते हैं। पेपर लीक कि घर हमने में देश उसको को आजाद करा दिया, शिक्षा मंत्री तो को गांधी इस्तीफा परिवार दिलवाओ ना, ने जो पेपर अकेले लीक देश किया को है। आजाद करा दिया। मुंबई में आतंकी देश हमला हुआ था तो की कांग्रेस के आजादी गृह की मंत्री ने लड़ाई इस्तीफा दे दिया सबने था। मिलकर लड़ी थी और उन क्रांतिकारी वीरों को आपने इतिहास के पन्नों में दबाने का काम किया, जिसको हम सामने लेकर आ रहे हैं। आपके हिसाब से तो सब नेहरू वही परिवार करोगे, ने वो ही करना आजादी क्या दिला है? दी थी देश को। बेरोजगारी तो आपको छुटकारा शर्म दिला नहीं आती है सकते कहते लोगों को, हुए? पेपर बेचने से फुर्सत नहीं है। पेपर बेचने का काम में लगा दिया भाजपा वालों को, और करोगे क्या? इतिहास को आपके समय लगाओगे? बहुत वर्तमान 10वीं के युवाओं भी का पेपर भविष्य तो लीक दांव पे होते लगा थे, दिया है। 12वीं पेपर के भी बेचो। पेपर लीक होते अरे थे। शिक्षा हमको मंत्री सब इस्तीफा पता क्यों है, नहीं दे मत रहा? बताइए आप पेपर लीक हुआ इतनी कितने बार, दूध के धुले हैं। इतनी बार ये पेपर तो लीक हो। सुनिए, लोकतंत्र में जनता भगवान होती है और बार बार आपको संदेश दे रही है कि आप किस ज्ञानेश तरीके से कुमार काम भगवान करते बने हैं, हैं, ज्ञानेश किस कुमार तरह से बने आप हैं। भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार का पूरा हाँ, ट्रैक ज्ञानेश रिकॉर्ड है कुमार आपका, भगवान ऐसे बने हुए हैं ना, लेकर ज्ञानेश कुमार चलिए, ठीक भगवान है, बने ठीक है, हैं। ठीक है, कोयला ठीक है। घोटाला, जनता बड़े भगवान बड़े बनी ठीक है, होती तो मंजरी कोई जी, दिक्कत मंजरी ही जी, नहीं पवन था। जी, आपका मैं जो आप दोनों के प्रथम पास वापस परिवार है, वो आऊंगा। भी भ्रष्टाचार के घोटाले में फंसा हुआ बेरोजगारी है। चलिए, महंगाई ठीक है। से मर रही बेचारी, ठीक है, पेपर ठीक है, लीक ठीक से है, मर चलिए, रही संदीप जी जनता। के पास जाना चाहूंगा। ठीक है, ठीक है, आता हूँ, बेचारी वापस मत आता हूँ। कहिए मुझे। ठीक है, ठीक है, बेचो पेपर, बेचारे बेचो, होंगे पैसे आप, कमाओ। मैं नहीं हूँ बेचारी। ठीक है, चलिए, ठीक है, आऊंगा आपके पास पेपर भी, आता हूँ, बेचो, वापस आता हूँ। पेपर बेचो। ठीक है, पवन जी, आता हूँ। संदीप जी, 370 धारा हटने के बाद क्या ये कहा जाए कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो राजनीतिक विरासत है वो और ज्यादा बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण हो गई है? क्या कहेंगे? देखिए, 370 समाप्त होने के बाद बात महत्वपूर्ण की नहीं है। अभी हम विषय था कि एक उनके पुराने संस्थापक सदस्य जो रहे हैं, जो मार्गदर्शक उन्होंने कहा, मंजरी जी ने, यदि उनके नाम पे सप्ताह मनाया जा रहा है या पखवाड़ा मनाया जा रहा है, ये एक अलग बात है। ये एक उनका अपने बूथ लेवल, पन्ना लेवल, जो भी पार्टी की गाइडलाइन उस पर काम करने का एक अपनी प्रक्रिया और एक तरीका है, और उसके लिए हर व्यक्ति अपने अपना एक प्रोग्राम प्लान करता है मौके मौके से। मुद्दा ये है कि हम लोग विषय से भटक गए। यहाँ पे बात यह है कि एक तो मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम राष्ट्रीय सुरक्षा को लेके जितनी कम टीका टिप्पणी हो उतना बेहतर होता है, ऐसा मेरा मानना है व्यक्तिगत तौर से। मैं किसी को बाध्य नहीं कर सकता, लोकतंत्र में सब बोल सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद मेरा ये कहना है कि जो शिक्षा की बात है, क्योंकि मैंने अभी पिछली बार में अभी वक्तव्य में कहा कि भाई सबसे कम उम्र में 33 साल की उम्र में वो वाइस चांसलर बने, तो क्या ऐसी कोई शिक्षा नीति, क्या हमारे मतलब, क्योंकि जून जुलाई का महीना आ रहा है, स्कूलों के एडमिशन्स, अगर उनके पखवाड़े में जैसे वृक्षारोपण की बात कर रहे हैं, हरियाली की बात कर रहे हैं, इन मुद्दों को यदि पॉइंट आउट करके इनकी कमी और खामियों को निकाला जाए और उस पर कोई काम हो, तो शायद मुझे लगता है कि जनता का भला होगा। क्योंकि अगर वास्तव में कुल मिला के मानना तो लोगों को जनता के को ही सर्वोपरि है और जनता ही जनार्दन है, तो मैं इसलिए ये कहता हूँ कि हम लोग विषयांतर हो गए। और मुझे लगता है कि इस समय मतलब जो है उनके पखवाड़े को मनाते हुए और उनका जो अपना पार्टी की गाइडलाइन पे जो काम हो रहा है, पर इससे जनता को जोड़ने में क्या आशय है उनके, किस तरीके से बूथ से जनता तक पहुंच रही है बात, ये भी थोड़ी सी स्पष्ट हो जाए। और खास तौर पे जिन मुद्दों पे उन्होंने काम किया है, जो अपन नैरेटिव उनकी बात मानते हैं, उसको कितना हम लोग अमल में ला पा रहे हैं और आज वास्तविक धरातल पे उनकी क्या स्थिति है। ऐसा ना हो कि वो मतलब एक आप आदर्श तो प्रस्तुत कर रहे हैं और लेकिन वास्तव में अगर उसकी कमी कहीं खलती है, और वो चीज़ है, और जो इनका मुद्दा है वो आप हम सब सुन ही रहे हैं। जी जी जी, पवन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी पवन जी। निवेदन था, इतने शिक्षित थे, सब कुछ थे, तो उसका उनका मार्गदर्शन मिलना चाहिए कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए। यहाँ तो डिग्रियों की भरमार है, नकली डिग्रियों पे देश चल रहा है, नकली डिग्री पे वहां बिहार, जिसकी देखो उसी की। तो मैं कह रहा हूं कि ऐसा कुछ काम करिए ना कि अगर इतने बड़े शिक्षित हैं, 25 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में इतने बड़े शिक्षा ग्रहण कर ली थी, तो फिर कैसे पेपर लीक हो रहा? आपका शिक्षा मंत्री इस्तीफा क्यों नहीं दे रहा है? क्यों लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो? वही तो मैं पूछना चाहता हूं। ऐसा एग्जाम्पल पेश करते, ये पखवाड़ा, मेरी पार्टी, मेरा कार्यकर्ता का पखवाड़ा तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा बनाती है। मैं, मेरा देश, मेरा नौजवान, मेरा किसान, ये पखवाड़ा मनाओ ना, तो मैं स्वागत करूंगा। आप मनाइए कल से पखवाड़ा, लेकिन नहीं। देखिए पेपर के पीछे कितने लोग बेचारे मर गए, कितने माँ बाप दुखी हैं। सोचिए पूरा दिन, साल भर लोग मेहनत करते, मजदूरी करके अपने बेटे को पढ़ाते, और उसका एग्जाम नहीं देने दिया जाता, पेपर फेल हो जाता है, और 2 मिनट की देरी पे अंदर नहीं जाने देते। तमाशा मचा हुआ इस देश में, कुछ भी करते रहो, बस मैं, मेरी पार्टी, मेरा कार्यकर्ता के फलसफे पे काम करो। तमाशा मतलब पूरी दुनिया देख रही किस तरह, पूरे भारत में किस तरह की नाक कट रही है, लेकिन पेपर बेचने से निजात नहीं पाएंगे। शिक्षा मंत्री आपका इस्तीफा नहीं देगा, भ्रष्टाचारी हमको पार्टी में शामिल करके उसको भ्रष्टाचारी के दाग से धुला देंगे। ये तमाशा मच रहा है, और फिर भी हम कहेंगे तो कहेंगे कांग्रेस और राहुल गांधी। अरे राहुल गांधी तो क्या करे बेचारा, राहुल गांधी तो 24 घंटे जनता के लिए है, जनता की आवाज उठा रहा है और जनता की आवाज उठाता रहेगा। आप बोलते हो जनता जनार्दन सिर्फ बोलने से नहीं होगा,
जनता को जनार्दन माना होता तो आज पेपर लीक नहीं होता, कोचिंग में आग नहीं लग जाती। लेकिन नहीं, जनता जनार्दन सिर्फ बोलने के लिए और करने के लिए कुछ भी, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ता रहे, गणेश कुमार जी हमारे वोट बैंक बढ़ाते रहे, बस, और दुनिया से कोई मतलब नहीं। अरे हम कहते कुछ तो करो भैया, इतने दिन सत्ता में आ गए हो, इतने दिन सरकार में आ गए हो, जनता को निजात दिलाओ महंगाई से, बेरोजगारी से। गजब का तमाशा है, इनके जू नहीं रहेगी इनके कान में। लेकिन देखिएगा एक दिन अब इस देश का जवान, देश का किसान वही जागेगा, क्योंकि अब सर से ऊपर पानी हो चुका है। ये बात, कई सारी चीजें ऐसी होती है जो राजनीति से परे होती है। हर चीज में राजनीति नहीं करना चाहिए। आप सत्ता में हो, आपकी जवाबदेही कुछ और होनी चाहिए। चलिए जवाब ले लेते हैं जी। मंजरी जी जवाब दीजिए जी। इतनी जोर से बौखला रहे, जोर जोर से चिल्लाने से पवन जी सच्चाई नहीं बदलती। ये कांग्रेस का जो इतिहास और ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो जनता ने देखा है। कितने अब बोल दिए ना, इतना चीख के, इतना जब से बोल रहे थे हम चुपचाप सुन रहे थे, अब फिर बोलने लग गए हैं। इतना बौखलाहट थोड़ा सा राहुल गांधी पे निकालिए, थोड़ा सा जीतू पटवारी पे निकालिए कि क्यों कांग्रेस को रसातल की तरफ ले जा रहे हैं, तो वो जरा उस पे गौर करिए। आत्मचिंतन और आत्ममंथन, यहाँ चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। और ये आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उस पर जरा चर्चा कर लेते हैं कि आपके समय तो 10वीं 11वीं 12वीं हर एग्जाम का पेपर लीक होता था। हमने तो ऑनलाइन करके पारदर्शिता लाने की कोशिश की है। जो सिस्टम है वो आपका बनाया हुआ है, उसको हम खत्म करने का काम कर रहे हैं कि पारदर्शिता जीरो टॉलरेंस पर सारा भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए ना। अब ना बोलिए, हो गया आपका बौखलाहट, आपका खींचपन, चिल्लाना चौक हो गया ना आपका, और चिल्लाइए जोर जोर से, नहीं तो फिर। मंजरी जी उनकी बात का जवाब दीजिए। जैसे आपने कहा कि बीच में ना बोले वो, बीच में ना बोले। नहीं, आपसे नहीं बोल रही मैं, उनको पवन जी को बोल रही हूँ, वो बीच में ना बोले। आपका प्रश्न पूछिए प्लीज। मेरा प्रश्न वही है जो पवन जी ने पूछा कि भाई देश में इतनी सारी चीजें हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, पेपर लीक का मामला भी चल रहा है जिसे कांग्रेस जोर शोर से उठा रही है। वो कह रहे हैं कि भाई इस पर ध्यान देने की जरूरत है, और महापुरुषों को याद करना, उनके नाम पे पखवाड़ा मनाना, वो सब चलिए ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ ये जो चीजें चल रही हैं जिन पर वास्तव में ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, इस पर ध्यान कब देगी सरकार, वो ऐसा पूछ रहे हैं जी। महापुरुषों का पखवाड़ा मनाना ये हमारे लिए और हमारे भविष्य के लिए बहुत जरूरी होता है, और हम उनको किस तरीके से मना रहे हैं वो देखना जरूरी है कि हम एक सामाजिक चेतना का जागरण कर रहे हैं, सामाजिक तरीके से लोगों को जोड़ रहे हैं अपने पृथ्वी के प्रति, अपने पर्यावरण के प्रति, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति। दूसरी बात, महंगाई की बात पर आ जाते हैं। हालांकि विषयांतर कर दिया पवन जी ने पूरी तरह, लेकिन मैं, अब उन्होंने पूछा है तो मैं जवाब दूंगी। तो महंगाई की अगर हम बात कर लें तो इनके समय, देखिए महंगाई प्रति व्यक्ति आय से नापी जाती है। ये नहीं होता कि उस समय 50 रुपए पेट्रोल था, 100 हो गया तो महंगाई हो गई। भाई प्रति व्यक्ति आय तब कितनी थी और आज कितनी है, उसका आकलन करना पड़ेगा कि 13,000 रुपए मिलने वाले कर्मचारी को आज 1.5 लाख रुपए मिल रहे हैं। प्रति व्यक्ति आय नापी जाएगी। दूसरी बात, आपके समय 12% महंगाई थी, आज 4 और 4.5% और 7%। अभी जब ये युद्ध हुआ तब पहुंची थी, उसके बाद फिर नीचे आ गई महंगाई। तो ये आप अपना देखिए पवन जी, हाथ जोड़ने से और चिल्लाने से और चीखने से नहीं होगा कुछ। मंजरी जी, कई रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई है कि इस समय जो बेरोजगारी की दर है भारत में वो अपने उच्चतम स्तर पर है, और महंगाई तो आप देख ही रही हैं कि भाई कितनी है। और आपने अभी जैसे कहा कि भाई जो व्यक्ति 13,000 कमा रहा था वो 1.5 लाख कमा रहा है आज, इससे मैं थोड़ा सा असहमत हूं आपसे कि 13,000 जो कमा रहा था वो 1.5 लाख आज कैसे कमा रहा है। मैं इसलिए बता रही हूँ, 2003 में एक टीचर की जो सैलरी थी वो 13,000 और 12,000 थी। आज उसी टीचर की जो सैलरी है वो 1,40,000 से 1,50,000 तक है। और प्रति व्यक्ति आय तब कितनी थी? आज हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति आय 1.70 है। उस समय कितनी थी? हमें उससे आंकना पड़ेगा। महंगाई की दर तभी निकलती है दिव्यांशु जी, ये तो आप मुझसे ज्यादा समझदार है, मैं समझती हूँ। तो महंगाई हो गई तब 12% महंगाई थी, आज कितने प्रतिशत लगा लीजिए, दुगने से भी कम। ठीक है, समय की हमारे पास कमी है, छोटी छोटी सी टिप्पणी चाहूंगा जी पवन जी और फिर संदीप जी आपसे। जी पहले पवन जी से। जी पवन जी, आपकी टिप्पणी। नहीं, अब क्या प्रतिक्रिया दे, बताइए।
अब एक हमने क्या क्या पूछा, उन्होंने क्या क्या बता दी कि आपके समय पेपर लीक होता तो हमारे समय भी होगा। अरे हमारे समय आतंकवादी हमला होता तो गृह मंत्री इस्तीफा दे देता था, आपके समय आतंकवादी हमला होता तो इस्तीफा नहीं देता, आपके समय पेपर कट होता। बीच में बोला आपने बीच में बोला, अपना रिवाइंड करके सुनिएगा, जब पेपर लीक होता तो आपका मंत्री इस्तीफा नहीं देगा। हम बोल रहे कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करो, हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कार्यक्रम मनाने चलेंगे, लेकिन पेपर लीक से निजात दिला दो, महंगाई से निजात दिला। आप मेरे को बौखलाहट करती हैं। इसी तरह उस गरीब बाप भी बौखलाया हुआ था, देखिए उसके पीड़ा को समझने का प्रयास करिए। इसी तरह जो महंगाई से मर जाता है तड़प तड़प के, किसान आत्महत्या कर लाता है, वो भी बौखलाया हुआ रहता है। बौखलाहट पे ध्यान मत दीजिए, कोशिश करिए कि सत्ता में हो तो जनता की बौखलाहट दूर हो। ठीक है, चलिए संदीप जी, जाएंगे आप। ठीक है संदीप जी, आपकी प्रतिक्रिया, उसके बाद चर्चा को समाप्त करेंगे। जी संदीप जी। देश 140 करोड़ का है, कुछ वर्ग विशेष की यदि आमदनी अच्छी हो गई है तो हम उससे इस बात की नज़ीर प्रस्तुत नहीं कर सकते कि हम सब समृद्ध हैं जी। आज उसके अंतिम व्यक्ति और अंत्योदय की जो बात है, अंतिम छोर के व्यक्ति पे देखना होगा कि क्या वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें भी पूरी कर पा रहा है, और नहीं कर पा रहा तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, वो किया जाना चाहिए। रही बात आपकी मतलब जिसकी बात अपन कर रहे थे कि नज़ीर में अगर कोई एजुकेशन पॉलिसी की बात है, कोई भी बात है, तो ये एक दूसरे पे टीका टिप्पणी करके किस स्थिति में कब था जो उन्होंने अभी जिक्र किया, ये इससे मतलब ये कोई निर्णायक हल की स्थिति में नहीं है। यहाँ किसी भी अगर डिबेट का कोई अंत में कोई एक फलसफा तो आए कि भाई यहाँ पे इस स्थिति पे आके कहीं एक सुधारात्मक चीज़ आए, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा बेहतर होगा। और इन स्थितियों को में अगर हम आरोप प्रत्यारोपों में यही मतलब इस तरीके का ही समय निकला तो मुझे लगता है कि डिबेट का ये जो मतलब जो उद्देश्य है वो ये उद्देश्य से भटकी हुई डिबेट हो जाएगी। बिल्कुल, उद्देश्य से नहीं भटकना चाहिए, चाहे वो पखवाड़ा मनाने का उद्देश्य हो, चाहे वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद करने का रहे, सारी चीज़ें अपनी जगह हैं। लेकिन देश में जो सारी चीज़ें चल रही हैं, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जनता तो सब देख ही रही है। और जो बात भारतीय जनता पार्टी कहती है कि नहीं भाई हम जेन जी को, नई पीढ़ी को जोड़ना चाहते हैं, तो जेन जी या यूं कहे कि जो नई पीढ़ी है वो भी सारी चीज़ों को देख रही है और समझ भी रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो समय की बाध्यता के चलते मैं इस चर्चा को ही समाप्त करना चाहूँगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।